आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन पे। जी, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, डीएनए की आरएनए कॉपी प्रिपेयर की जाती है। A double standard DNA molecule is converted into a single stranded RNA molecule। इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि जो जीन एक्सप्रेशन है इसके अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ इनहेरिटेंस में हमने कहा था कि दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए की आरएनए कॉपी बनती है। उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल की होती है ट्रांसलेशन, मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड चेन बनती है, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉग्मा का पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन, जिसे आज हमने डिटेल में पढ़ना है। तो ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं वो एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या हो रहा है, डीएनए की आरएनए कॉपी सिंथेसाइज होती है। तो आरएनए सिंथेसिस में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसे हम क्या कहेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहला पैराग्राफ इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कहते हैं जी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अगर कंपेयर करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही टाइप आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंट है, एक ही एंजाइम है जो कि तीनों मेजर टाइप्स आरएनए की सिंथेसाइज करता है, इंक्लूडिंग राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। आरएनए की जो तीन मेजर टाइप्स हैं, तीनों जो है इनको सिंथेसाइज करने के लिए सेम एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। इनको हम नंबर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 ये रिस्पांसिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है जो मैसेंजर आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 या 3। तो मैसेंजर आरएनए इसको सिंथेसाइज करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 रिस्पांसिबल है। इसी तरह बाकियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इन डिटेल पढ़ने से पहले एक जनरल ओवरव्यू कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होता क्या है, उसके लिए डीएनए मॉलिक्यूल जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन अपनी आसानी के लिए समझने के मकसद के लिए हम इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को फ्लैट फॉर्म में बना लेते हैं। ये इस डीएनए मॉलिक्यूल की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जो कि पहले स्ट्रैंड के क्या होता है, एंटी पैरेलल। अगर ये पहले स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड इधर है तो दूसरे स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड इधर होगा। दोनों चेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल ऑपोजिट रन करती हैं। और दूसरी बात, ये दोनों चेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। मतलब अगर एक चेन में यहाँ पे प्रेजेंट है एडेनिन तो ऑपोजिट स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होगी, थाइमिन। एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस थाइमिन है, गवानीन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस साइटोसिन है। साइटोसिन होगा तो ऑपोजिट में गवानीन आ जाएगी, इधर अगर थाइमिन होगा तो ऑपोजिट स्ट्रैंड। तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यहाँ पे हमने एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिख लिया इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इन दोनों स्ट्रैंड्स में से कोई एक स्ट्रैंड एट अ टाइम, कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर यूज होता है।
फर्ज करें ये जो स्ट्रैंड है ये अगर टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करे तो होना क्या है, आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर यूज करेगा और इस स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगा के एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा। अगर इस स्ट्रैंड में यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है तो डीएनए में एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सी होती है? आरएनए में, डीएनए में थायमिन। लेकिन आरएनए में एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सी होती है? यूरासिल। एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल, गवानीन के कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। इसी तरह तमाम बेसिस की कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इंसर्ट करके एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। अब यहाँ पे एक जो टर्म है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज की सूरत में आपसे पूछी जा सकती है, कहते हैं ये स्ट्रैंड जिसको टेम्पलेट के तौर पर यूज किया गया है, जिस स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर यूज करके आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका, इसे आप नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। जो स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर यूज हुआ वो एंटी सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, और इसका ऑपोजिट स्ट्रैंड जो टेम्पलेट के तौर पर यूज नहीं हुआ उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। अब यही चीज स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूज रखती है कि जो स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर यूज हुआ उसे हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं, उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड को हम क्या कह रहे हैं? कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट करें दोनों में, लेकिन अगली बात ऐसा क्यों, हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्यों नहीं कहा? बात आती देर में कि इसको देख के तो मैसेंजर आरएनए बना है, इसे कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहना चाहिए था, लेकिन इसे हम एंटी सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं। इसकी वजह क्या? आपने पढ़ा कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए मॉलिक्यूल से देखकर क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स विद द हेल्प ऑफ अदर एजेंट्स, अदर प्लेयर्स, इस मैसेंजर आरएनए को पढ़ के क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, अमीनो एसिड चेन सिंथेसाइज करेंगे। इसका मतलब ये कोड न्यूक्लियोटाइड का जो इस मैसेंजर आरएनए पे आ गया है, ये वाला कोड अब यूज होगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और अगर इस कोड को देखें तो ये कोड जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? टेम्पलेट स्ट्रैंड के। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एडेनिन के अपोजिट यूरासिल, गवानीन के अपोजिट साइटोसिन। ये कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्ट्रैंड के, लेकिन ये कोड जो है इट इज इक्वल टू सेंस स्ट्रैंड, अपोजिट स्ट्रैंड जिसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, ये कोड उसके इक्वल है। देखें थाइमिन की जगह बस यूरासिल आ गई, बाकी देखें साइटोसिन, गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन। तो जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बना है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड बट इट इज इक्वल टू अपोजिट स्ट्रैंड। तो आसान लफ्जों में अगर हम बात करें तो चाहे ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट स्ट्रैंड की हुई है, लेकिन मैसेज कौन सा आगे गया है? सेंस स्ट्रैंड का, अपोजिट स्ट्रैंड का, जिसे हम सेंस स्ट्रैंड इसीलिए कह रहे हैं, जिससे आगे प्रोटीन बनी। कि चाहे ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट स्ट्रैंड की हुई है, लेकिन मैसेज कौन सा आगे जा रहा है? मैसेज ये वाला आगे जा रहा है। तो जिस स्ट्रैंड का मैसेज आगे यूज होगा उसे हमने सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड कहना है, और जिसकी बेचारे की ट्रांसक्रिप्शन हुई है उसे हम एंटी सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब इसके बाद ये चीज कौन डिसाइड करेगी कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कौन से स्ट्रैंड की होनी है, कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करेगा, ये बात कौन डिसाइड करेगा? असल में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो उस स्ट्रैंड की होगी जिस स्ट्रैंड पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रमोटर
सीक्वेंस कहते हैं। प्रमोटर सीक्वेंस क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स का एक खास सीक्वेंस जिसकी आप समझ लें न्यूक्लियोटाइड्स की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होने की वजह से इसकी एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री होती है जो कि आरएनए पॉलीमरेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज की अपने साथ बाइंडिंग को प्रमोट करती है। तो प्रमोटर सीक्वेंस क्या है? अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि अपनी एक खास केमिस्ट्री की वजह से आरएनए पॉलीमरेज को अपने साथ बाइंड करने में हेल्प देगा, आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करेगा। A specific sequence of nucleotides that attracts, सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज, या फिर आप कह सकते हैं that facilitates the binding of RNA polymerase with DNA molecule। तो जिस स्ट्रैंड पे कोई ऐसा सीक्वेंस प्रेजेंट होगा जो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करे, वो स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट करेगा। और दो सीक्वेंस हैं जो कि मेनली, जो कि मोस्टली प्रमोटर सीक्वेंस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, आपकी बुक के अंदर मेंशन। पहला सीक्वेंस TTGACA और दूसरा सीक्वेंस है TATAAT। ये दो सीक्वेंस जो है देखा गया है कि मोस्टली प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, या ज्यादातर जीन्स में ये दो सीक्वेंस प्रमोटर के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अब इन दोनों सीक्वेंसेस की आपकी बुक में पोजीशन बताइए जरा टेक्निकल लैंग्वेज में। मतलब कहता है ये वाला जो सीक्वेंस है, अगर आप देखें प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स में ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है -35 पोजीशन में। यूकैरियोट्स में यही सीक्वेंस प्रेजेंट होता है -75 पोजीशन पे। इसी तरह ये वाला जो सीक्वेंस है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है -10 पोजीशन पे, और ये वाला सीक्वेंस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है -25 पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है? -35, -75 या -10 या -25 का क्या मतलब? असल में फर्ज करें वही डीएनए मॉलिक्यूल, ये हम एक डीएनए मॉलिक्यूल का सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड बना, सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड में नहीं बना। जाहिर बात है ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का इसके अंदर प्रेजेंट हो। अब फर्ज करें इस डीएनए मॉलिक्यूल में कोई जीन XYZ, उस जीन में ये पहला न्यूक्लियोटाइड है जहां से ट्रांसलेशन शुरू होती है, या नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है कोड, जेनेटिक कोड, कोडॉन के तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन के तौर पर एक्ट करते हैं। फिलहाल इसको सिंपल रखते हैं बात को कि समझ लें ये जो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इस चेन में प्रेजेंट है, यहां से पहला न्यूक्लियोटाइड जिसको देखकर अमीनो एसिड इंसर्ट होना है वो यहां पे प्रेजेंट है। जहां से ट्रांसलेशन शुरू होनी है वो न्यूक्लियोटाइड यहां पे प्रेजेंट है। तो जहां से ट्रांसलेशन शुरू होगी उस न्यूक्लियोटाइड को हम नंबर देते हैं +1। इसी तरह जिस डायरेक्शन में ट्रांसलेशन ने प्रोसीड करना है वहां से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? +2, अगला न्यूक्लियोटाइड +3, अगला न्यूक्लियोटाइड +4 एंड सो ऑन। समझ आ रही बात? अब जहां से ट्रांसलेशन शुरू हो रही है उससे ऑनवर्ड्स हम न्यूक्लियोटाइड्स को नंबर देते हैं प्लस में, +1 +2 +3। अब ये एक तरह से नंबर लाइन ही है, जैसे फिजिक्स या मैथ में आप पढ़ते होते हैं, बस नंबर लाइन के क्या होता है? सेंटर में 0 होता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ। अब यहाँ पे सिर्फ यही फर्क है कि 0 नहीं है। इस जहां से ट्रांसलेशन शुरू हो रही है उससे पीछे वाले जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उनको हम नंबर देते हैं -1, -2, -3। -35 का मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस प्रेजेंट है कहां पे? पहले कोडिंग न्यूक्लियोटाइड से 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे, 75 न्यूक्लियोटाइड पीछे, 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे, 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये -35 पोजीशन पे है, यूकैरियोट्स के अंदर -75 पोजीशन पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट है।
तो ये माइनस की बात क्लियर हो गई कि ये माइनस में क्यों पोजीशन बताई है, इसका मतलब क्या है। ऑब्जेक्टिव में ये बात आपसे पूछी जा सकती है, मतलब कोई सीक्वेंस देकर पूछ ले, ये सीक्वेंस देके 4 ऑप्शन दे दे कि TTGACA is present at dash position of prokaryotic genes, तो प्रोकैरियोटिक जीन्स में ये सीक्वेंस किस -35 पोजीशन जी। सर अगर कोई भी हमें प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है उसके लिए हमारे पास वो मैसेंजर आरएनए है। हाँ जी, हर मैसेंजर आरएनए पर -35 पर ये होगा इसका। हाँ जी, हर असल में ये प्रेजेंट है -35 ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जहां पे जाकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ और वहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई। और जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई तो जारी बात है, अगर यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुई है तो प्रमोटर रीजन भी ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए के साथ ही आएगा। उससे ट्रांसलेशन होनी है या नहीं होनी वो हम आगे चलकर बात करेंगे कि मैसेंजर आरएनए में ये कॉपी होकर आ जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन कहां से स्टार्ट होनी है वो हम आगे बात करेंगे कि ये कौन डिसाइड करेगा कि ट्रांसलेशन कहां से स्टार्ट होनी है। ठीक है, फिलहाल उस तरफ हमने नहीं जी। यहां तक बताएं तो बात सर ये प्रोमोटर सीक्वेंस एक बार फिर प्रमोटर सीक्वेंस दोबारा सुन ले। कहता प्रमोटर सीक्वेंस जो है ये एक पर्टिकुलर एरे, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। इन 6 न्यूक्लियोटाइड्स के एक साथ प्रेजेंट होने से एक ऐसा कह लें कि केमिस्ट्री डेवलप होती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज की केमिस्ट्री से कंपैटिबल है, जो आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। आरएनए पॉलीमरेज उस स्ट्रैंड के साथ जाके बाइंड कर देगा जिस स्ट्रैंड पे ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। अब अगली बात आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज की, जो कि कह लें कि एक जैसी है। कल हमने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो भी नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये भी मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसका मतलब है आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3 प्राइम एंड से पढ़ना शुरू करेगा और इसके अपोजिट जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड इधर होगा। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के एंटी पैरेलल मैसेंजर आरएनए बनता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसने बताया कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं कोर एंजाइम और एक इसके साथ प्रेजेंट होता है जिसे हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है? सिग्मा फैक्टर प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है और आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाइंड करवाने में हेल्प देता है। सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? ये डीएनए मॉलिक्यूल है तो ये समझ ले डीएनए मॉलिक्यूल को स्कैन कर, जहां पे प्रमोटर रीजन होगा वहां पे ये जाके बाइंड करवा देगा। जो आरएनए सिंथेसिस है वो किसने करवानी है? जो मेन एंजाइम है जिसे हम कोर एंजाइम कहते हैं। सिग्मा फैक्टर ये आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच करवाने के बाद खुद यहां से क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। बाकी सारा काम जो मेन एंजाइम है, जो सेकंड पार्ट कोर एंजाइम ने करना है। अब हम डिस्कस कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कि ट्रांसक्रिप्शन होती कहते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक दफा फिर समझ ले, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। पहला स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड यहाँ पे है, 5 प्राइम एंड यहाँ पे है। दूसरा स्ट्रैंड इस पहले स्ट्रैंड में क्या है? एंटी पैरेलल है, जिसका 5 प्राइम एंड इसके 3 प्राइम की तरफ है। सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को इस डीएनए मॉलिक्यूल के साथ क्या करवा देना है? अटैच करवा देना है। इसके बाद खुद सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो कोर एंजाइम है वो अटैच हो गया। अब बाकी सारे काम कोर एंजाइम ने खुद करने। रेप्लिकेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा था, आपने वहां पे देखा कि हर काम के लिए एक सेपरेट प्रोटीन या एंजाइम मौजूद है। अनकॉइलिंग के लिए हेलिकेज है, ठीक है, जो कि अनकॉइलिंग करवाता है। फिर डीएनए सिंथेसिस के लिए डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमर बनाने के लिए प्राइमेज है। यहाँ पे सारे काम आरएनए पॉलीमरेज खुद ही करता है। आरएनए पॉलीमरेज अनकॉइलिंग भी खुद करवाता है। आरएनए पॉलीमरेज को किसी भी एग्जिस्टिंग चेन की भी जरूरत नहीं है, ये जीरो से सिंथेसिस स्टार्ट भी खुद करवाता है। और सिंथेसिस, आरएनए की सिंथेसिस हो जाने के बाद डीएनए को वापस अपनी असल फॉर्म में
रिकॉइल भी खुद करवाता है, सारे काम ये खुद करता है। होगा क्या, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को, अब हमारे पास डिफरेंट कलर तो नहीं, तो ऐसे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका 3 प्राइम एंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को रीड करना शुरू कर देगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। और इस दौरान इसने करना क्या, आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी है, एक हम यहां पे बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ये कहते हैं जी आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल था, जिसका ये 3 प्राइम एंड तकरीबन ये इसका 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये इसका वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, कोशिश 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड इसका। और यहां पे आपका अटैच है कौन, कोरिंडाइन, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ मूव कर रहा है। जिस तरफ को ये मूव कर रहा है वहां से ये क्या करवाता जाएगा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अनकॉइलिंग करवाता जाएगा, आगे आगे मूव करता जाएगा, वहां से डीएनए मॉलिक्यूल अनकॉइल करता जाएगा। जब अनकॉइलिंग होगी तो दोनों स्ट्रैंड्स के कह लेंगे जो बेसिस है वो हो गई एक्सपोज, बेसिस एक्सपोज हो गई, जिनमें से जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगा के आरएनए पॉलीमरेज क्या सिंथेसाइज करता जाएगा, मैसेंजर आरएनए या कोई भी दूसरा आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है। अब फर्ज करो ये रीड करते करते यहां तक पहुंच गया, पिछला हिस्सा जो है वो ट्रांसक्राइब हो चुका, ठीक है। जो पार्ट ट्रांसक्राइब हो चुका है, इस पार्ट को रिकॉइल भी किसने करवाना है, आरएनए पॉलीमरेज के कौन से पार्ट, कोरिंडाइन। आप समझ लें ये बिल्कुल एक यानी कि एक सांचे की तरह है, जैसे ये जिपर होता है, आगे आगे मूव करता जाएगा तो ये जिप को क्या करता जाएगा, बंद करता जाएगा। बाद बात आपकी जिप खराब हो जाती है, आगे आगे मूव करते जाते हैं, पिछला हिस्सा फिर भूल जाता है। ये भी ऐसे ही, ये आगे मूव करता जाता है, अगला हिस्सा अनकॉइल करता जाता है, पिछला हिस्सा कॉइल करता जाता है। इसका कह लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका अंदर से ऐसा डिजाइन ऐसा बना हुआ है। अब पिछला हिस्सा जब कॉइल हो गया, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स दोबारा आपस में हाइब्रिडाइज हो गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो ये जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल नया सिंथेसाइज हो रहा है, ये क्या करता है कि ये पूरी असेंबली से बाहर की तरफ हैंग करता है। इसी तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सारी जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो जाए। अगली बात कहता आरएनए पॉलीमरेज, इसको ये कौन बताएगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको स्टॉप करना है। एक जीन की ट्रांसक्रिप्शन मुकम्मल हो चुकी है, तो अब ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको एंड करना है, ये कौन बताएगा। स्टॉप सिग्नल जो है वो कौन देगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन रोक दी जाए, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टॉप सिग्नल 3 तरह के होते हैं, हमारी बुक में उसने जो सिंपलेस्ट है उसका जिक्र किया, कहता स्टॉप सिग्नल और कुछ नहीं होता बल्कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का ही, जिसे आप टर्मिनेशन सीक्वेंस या स्टॉप सीक्वेंस कह सकते हैं। स्टॉप सीक्वेंस में होता क्या है, कहता स्टॉप सीक्वेंस में देयर आर रिपीटेड जीसी बेस पेयर्स which are followed by repeated adenine and thymine base pairs। मतलब इसका क्या कि फर्ज करो यहां पे ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना है, तो जहां पे ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना है वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, डीएनए मॉलिक्यूल में यहां पे क्या होगा, गवानीन साइटोसिन, उसके अपोजिट स्ट्रैंड, यहां पे साइटोसिन फिर गवानीन फिर रिपीटेड जीसी बेस पेयर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, हम क्या पे करें ना जीसी बेस पेयर्स के बाद क्या रिपीट हो रहा होगा, एडेनिन थाइमीन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये ऐसा क्यों है, ये ट्रांसक्रिप्शन को एंड करने में हेल्प कैसे करेगा। असल में ऐसा होगा कि जब डीएनए मॉलिक्यूल में गवानीन है तो
आरएनए मॉलिक्यूल में क्या इंसर्ट होगी? जब डीएनए मॉलिक्यूल में साइटोसिन है तो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए में क्या इंसर्ट होगी? गवानीन। इसी तरह अगर गवानीन यहाँ पे है तो साइट डीएनए मॉलिक्यूल में रिपीटेड जीसी बेस पेयर्स थी तो आरएनए मॉलिक्यूल में भी कॉम्प्लीमेंट्री रिपीटेड गवानीन और साइटोसिन बेसिस लगती जाएंगी। और उसके बाद जहां पे एडेनिन और थाइमिन की रेपिटेशन शुरू होगी, आरएनए के अंदर भी एडेनिन और यूरासिल भी रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है, कहता है इससे होगा क्या? एक दफा फिर हमें यही डायग्राम बनानी पड़ेगी। लो जी फर्स्ट करो, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोसीड करके आगे पहुंच गई है। ये इसका 3 प्राइम एंड था, ये इसका 5 प्राइम एंड था। थोड़ी देर के लिए मैं अपोजिट स्ट्रैंड को यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है। चलो मैं इग्नोर नहीं करता, अपोजिट स्ट्रैंड भी यहाँ पे बना देते हैं ताकि पता चले। समझ आ गई बात? यस सर। अब न्यूली फॉर्म्ड आरएनए मॉलिक्यूल क्या था? बाहर की तरफ हैंग करता जा रहा है। जब इस आरएनए मॉलिक्यूल में रिपीटेडली गवानीन और साइटोसिन बेसिस इंसर्ट होगी तो क्या होगा? गवानीन और साइटोसिन के दरमियान आप पढ़ते हैं कि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके 3 साइट्स होती हैं अट्रैक्शन की। जब रिपीटेडली गवानीन और साइटोसिन इंसर्ट होगी तो ये आरएनए मॉलिक्यूल अपने ऊपर ही क्वाइल कर जाता है। इसमें क्या हो जाती है? सेल्फ क्वाइलिंग। यहां पे अगर गवानीन साइटोसिन गवानीन साइटोसिन गवानीन साइटोसिन, तो आरएनए मॉलिक्यूल की अपनी गवानीन अपनी ही किसी और पोजीशन पे लगी साइटोसिन को अट्रैक्ट कर लेती है, साइटोसिन गवानीन को अट्रैक्ट कर लेती है, स्ट्रैंड पे बैठी अपने ही स्टैंड के ऊपर वो फोल्ड कर देगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जीसी हेयरपिन लूप। जीसी हेयरपिन लूप बन जाती है। हेयरपिन नहीं होती, यस अक्सर आपने देखी होगी ऐसे करके, या बॉब पिन कहते हैं क्या? तो जीसी हेयरपिन लूप बन गई। बक्सुआ नहीं। तो ये जो जीसी हेयरपिन लूप है ये एक तरह से फिजिकली टेम्पलेट स्टैंड और आरएनए पॉलीमरेज को फिजिकली एक दूसरे से क्या करेगी? पुश अवे, एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेगी। अब सोने पे सुहागा, इसके बाद क्या रिपीट हो रहा है? एडेनिन और यूरासिल, एडेनिन और यूरासिल, क्योंकि यहाँ पे थाइमिन और एडेनिन, थाइमिन और एडेनिन। अब एडेनिन और थाइमिन के दरमियान कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है? 2। 3 के मुकाबले में गवानीन साइटोसिन की 3, उसके मुकाबले में यहाँ पे कितनी है? 2। अब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के मुकाबले में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना क्या है? आसान। जीसी हेयरपिन लूप जो कि आप समझ लें फिजिकली पुश कर रही है आरएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए को और कोर एंजाइम को। इस पुश की वजह से ये आरएनए मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा? डिटैच होगा। अगर आखिर में भी गवानीन और साइटोसिन बेसिस होती, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता तो ये डिटैचमेंट थोड़ी मुश्किल होती। इस डिटैचमेंट को मजीद फैसिलिटेट करने के लिए आखिर पे कौन सी बेसिस रिपीट हो रही है? एडेनिन और थाइमिन, ताकि ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो और ये मैसेंजर आरएनए इस जीसी हेयरपिन लूप की वजह से क्रिएट होने वाली जो पुश है उसकी वजह से इजीली डिटैच हो जाएगी इस असेंबली से। आरएनए जो नया आरएनए बना है ये इस असेंबली से क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, डीएनए मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। तो इस स्टॉप या टर्मिनेशन सीक्वेंस ने जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसे क्या कर दिया? स्टॉप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर तो थाउजेंड ऑफ जीन प्रेजेंट हो सकती है। यहां से यहां तक फर्ज कर लो एक जीन है, यहां से यहां तक अगर दूसरी, इसका मतलब हर जीन के शुरू में कम से कम एक प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होगा और हर जीन के आखिर पे एक स्टॉप सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। हर जीन के शुरू में कोई एक प्रमोटर सीक्वेंस प्रेजेंट होगा और आखिर पे कोई स्टॉप सिग्नल प्रेजेंट होगा। सर वो प्रमोटर रीजन से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, स्टॉप सीक्वेंस पे खत्म हो जाएगी। एक मैसेंजर आरएनए यहां से यहां तक बन गया। एक मैसेंजर आरएनए अगर प्रमोटर सीक्वेंस से शुरू होगी यहां पे आएगा जी। इसके बाद आ गया आखिरी पैराग्राफ। आखिरी पैराग्राफ में उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एक कंपैरिजन हमें दिया है।
आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि उसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर डेवलप नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रोकैरियोट्स में लो डीएनए डबल उनका कॉइल्ड फॉर्म में सर्कुलर डीएनए होता है, इसका मतलब प्रोकैरियोट्स में जब मैसेंजर आरएनए बन रहा है तो ये मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली रिलीज हो रहा होता है किसमें, साइटोप्लाज्म या कोई भी आरएनए बन रहा है तो ये आरएनए मॉलिक्यूल डायरेक्टली रिलीज हो रहा है साइटोप्लाज्म में। आरएनए मॉलिक्यूल का कौन सा एंड पहले बना था, 5 प्राइम या 3 प्राइम, 5 प्राइम। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो पढ़ा जा रहा है 3 प्राइम एंड से, उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसके ऑपोजिट जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसका 5 प्राइम एंड पहले बना। इसका मतलब प्रोकैरियोट्स में 5 प्राइम एंड जो है आरएनए का वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। इसलिए प्रोकैरियोट्स में अभी जो कह लेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होता, जरा सिंपल करके बता देते हैं। ये उनका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए यहां से बन के रिलीज हो रहा है, आगे अभी ट्रांसक्रिप्शन जो है उसका प्रोसेस जारी है, 5 प्राइम एंड साइटोप्लाज्म में रिलीज हो। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसे होता है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है और जैसे ही 5 प्राइम एंड साइटोप्लाज्म में आता है राइबोसोम फौरन इसको पकड़कर साथ ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू कर देते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों क्या चल रही होती है, पैरेलल चल रही होती है, समझ आई बात। लेकिन यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। उनका जो लीनियर डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, यहां से बन के आरएनए, अगर ये मैसेंजर आरएनए है तो ये बाहर राइबोसोम्स के पास आएगा, तो राइबोसोम्स इसको पढ़ के इसके मुताबिक प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोट्स में ये न्यूली फॉर्म्ड जो मैसेंजर आरएनए है इसने राइबोसोम्स तक पहुंचने के लिए एक पूरा सफर तय करना है। इस सफर के दौरान यूकैरियोट्स में इस आरएनए को महफूज बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस या मॉडिफिकेशन। तो हमें सिर्फ बेसिक लेवल पे 2 चेंजेस ही यहाँ पे आपकी बुक में बताई गई हैं। कहते जी इस न्यूली फॉर्म्ड आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजने से पहले इसके अंदर 2 चेंजेस की जाती हैं। इसके 5 प्राइम एंड पे 5 प्राइम कैप ऐड की जाती है और 3 प्राइम एंड पे पॉली एडेनिन, यानी कि एडेनिन यूनिट्स रिपीट होते हैं, पॉली एडेनिन टेल ऐड की जाती है। ये 5 प्राइम कैप जो है ये क्यों ऐड की जाती है और ये आरएनए को किस चीज से प्रोटेक्ट करती है और पॉली एडेनिन टेल क्यों ऐड की जाती है, इसका क्या फायदा है, इस पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम 5 प्राइम कैपिंग, पॉली एडेनिन टेल और इसके बाद जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन